नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर शासक जो एक टाइम था। वो पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखते थे और आज वो क्रूर शासक जिस देश से वो ताल्लुका रखते थे, आज उस देश का हालत क्या है, ये आपके मन में भी हमेशा ये सवाल रहता ही रहेगा। तो आज ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए और उसके बाद आपका ये मन में जो सवाल है उनका देश का हालत अभी क्या है, ये आप ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से आप क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कुछ ऐसे नए वीडियो अगर हम छोड़ते हैं तो आपके नोटिफिकेशन आइकन पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग जेंगिस खान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया का 22% जगहों पे अपना कब्जा किया था और 13 शताब्दी में जेंगिस खान का नाम सुनते ही दुश्मन लड़ाई छोड़ देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो जहाँ पर जाता है रक्त का नदियाँ बना देता है वहाँ पर और उसको श्मशान बना देता है। और वो 13 शताब्दी में वो अपना शासन को ऐसे बना के रखा था, उसके मरने के कई सालों तक भी कोई भी उन देशों को अटैक करने के पहले बहुत बार सोचता है। आज का जो जानने वाला देश जो मंगोलिया है, वो उस टाइम वो पूरी दुनिया को शासन करके वो मंगोलिया बनाया था। जिस जेंगिस खान ने पूरी दुनिया को तबाही मचा के मंगोलिया बनाया था, उसी देश में आज कंगाल का हालत है। वहाँ पर आज दूर दूर तक रेगिस्तान है जहाँ पर पानी की बूंद के लिए भी लोग तरसते हैं। आपके मन में हमेशा सपना हो आप अमेरिका घूम के आएंगे, यूरोप घूम के आएंगे, दुबई घूम के आएंगे, लेकिन किसके मुंह में ये सुना है कि यार हम मंगोलिया घूम के आएंगे? क्योंकि मंगोलिया का हालत ऐसा है तो वो जगह पे कोई जाना ही नहीं चाहता है। अगर आप एरिया के हिसाब से भारत के साथ मंगोलिया को अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो भारत का जो आधा एरिया है उतना ही एरिया मंगोलिया का है और वहाँ पर अभी तक 30 लाख लोग अभी वास करते हैं। और आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पर स्क्वायर फीट में 2 आदमी मंगोलिया में रहते हैं। जहाँ पर कहीं देशों ने सब ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी वाला मशीन का यूज कर रहा है, वहाँ पर आज भी वो प्राचीन की तरह वो जानवर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा घोड़े की मात्रा पाया जाता है। 30 लाख पॉपुलेशन के देश में 70 लाख से भी ज़्यादा पालतू जानवर भी पाया जाता है। इस देश के आधी से ज़्यादा आबादी मंगोलिया के जो उलान बाटर के नाम जो जगह है वहाँ पर ताल्लुका रखते हैं, जो भी इस देश का राजधानी ही है। क्यों? जब एक टाइम था मंगोलिया बहुत ऊपर था जेंगिस खान के शासन के काल में। आखिर क्या हुआ कि आज मंगोलिया का हालत ऐसा है? ये कहानी शुरू होती है जिसका नाम दंगार जेनोसाइड बोला जाता है। इस घटना में कुछ ही दिनों में मंगोलिया के 80% आबादी को मौत के घाट को उतार दिया गया। दंगार जो संप्रदाय है वो दुनिया में सबसे पावरफुल आखिरी कम्युनिटी थी। इसी समय अगर इस टाइम आप देखेंगे तो वहाँ पर किंग डायनेस्टी चीन में अपना विस्तार बना रहा था। जिंग और किंग डायनेस्टी का सबसे बड़ा दुश्मन ये जंगार कम्युनिटी थे और ये तो जाहिर सी बात है, तो दोनों में तो टकराव होना ही था। अगर आप देखेंगे तो साल 1680 से लेकर 1755 तक इन दोनों में 4 बार युद्ध छिड़ा गया। 4 जंगों में चीन पूरा मंगोलिया को ही छीन लिया। अगर आप देखेंगे तो साल 1755 में जंगार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला अमृत सना सिंग डायनेस्टी के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर दिया और ये आखिरी विद्रोह और आप युद्ध बोल सकते हैं। उसके बाद सिंग डायनेस्टी ने पूरा जंगार कम्युनिटी को पूरा ख़त्म ही कर दिया। और ये कुल मिला के बाद देखा जाए तो जेंगिस खान ने पूरी दुनिया के आबादी के साथ जो किया था वो घटना पुनर्बार रिपीट हुआ, जो कि उनके साथ हो गया। जो बोलते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी, तो जैसे वो सब
दुनिया को मौत के घाट में उतारे थे तो वो भी ख़त्म हो गए। यहूदी के जैसे उनको जो नरसंहार हुआ था तो जंगार के साथ उससे भी ज़्यादा हुआ था। और ये घटना के बाद मंगोलिया कभी इसी सदमे से उबर नहीं पाया। अगर आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा, मंगोलिया तो इतना बड़ा जगह है, खाली भी है, क्यों दुनिया के बड़ा बड़ा कंपनी मंगोलिया में जाना नहीं चाहते? उसका सीधा सा जवाब ये है, वहाँ पर जो मार्केट का साइज है वो बहुत ही छोटा है और खरीदने के लिए तो लोग तो चाहिए ही ना। और अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया से वहाँ पर मंगोलिया जो एरिया है वो चाइना और रसिया के बीच में ही है और वहाँ से समुद्र में कोई भी संपर्क नहीं। जाहिर सी बात है वहाँ पर तो पानी का जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा नहीं हो पाता है। और आपको तो पता ही है जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो जीवन कैसे पनपेगा। जैसे पानी नहीं है नेपाल और भूटान में, इसलिए कोई भी देश उसके ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। और देखा जाए तो मंगोलिया के पास गोल्ड है, कोल है, नेचुरल रिसोर्सेज भी तो बहुत कुछ है, खाली पानी को छोड़ के तो और भी बहुत कुछ है। आखिर क्यों मंगोलिया बढ़ नहीं पा रहा है? इसका सीधा सा आंसर है एजुकेशन के वजह से। जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर तो तरक्की करना नामुमकिन जैसा ही होगा। तो मंगोलिया का हालत यही है। मंगोलिया तब से लेके आज तक तो वो सरकार हो या जो भी हो, उनका एजुकेशन के ऊपर फोकस रहा ही नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी लोग स्किल्ड भी नहीं है, स्किल्ड नहीं है तो स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो कंपनी क्यों इन्वेस्ट करेगा वहाँ पर? अगर आप उनके पानीपत के बारे में बात करेंगे तो मंगोलिया एक ऐसी जगह है, वो एक हाई अल्टीट्यूड पे वो देश है और जहाँ पर वो दिन और रात का टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उनका एग्रीकल्चर भी ठीक से हो नहीं पाता है। और जो 30 लाख पॉपुलेशन है उनमें से 25% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक जगह पे मौसम और जलवायु अगर ठीक नहीं रहता है तो एग्रीकल्चर में भी कितना वो तरक्की करेंगे। हाँ, अगर आप कुछ नया तकनीक का यूज करेंगे तो ये हो सकता है, लेकिन तकनीक यूज करने के लिए वो देश के लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मंगोलिया उसके लिए दूर दूर से नाता ना रखता है। आपका राय क्या है तो ये सब को लेके? हमारे देश ऐसा हालत ना आए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारी सरकार को क्या करना पड़ेगा? तो ये सब अपना राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत कम से कम लोगों के पास ये बात पहुंचना चाहिए और सरकार भी ये सब बातों को लेके भी फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजिक बनाना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन आइकन पर आ सके। धन्यवाद।